नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो अप्रैल 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी से आप सबसे पहले देख लें कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह किस स्थिति में विद्यमान है। जब मैं गोचर के अकॉर्डिंग आपको ग्रहों की स्थिति के विषय में जानकारी दूंगी, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कोई भी योग हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ही अच्छे से नहीं है, तब तक गोचर से वो जो ग्रह है वो उतना यानी 100% हमें फल नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति को दिमाग में रखें, तब आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो मंगल आपके राशि और आपके लग्न का स्वामी है। आपका लग्न और आपकी राशि का जो स्वामी है वह 7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और 17 मई तक कुंभ में रहेगा। तो 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक वह कुंभ में रहेगा। तो अगर आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो एकादश भाव में मंगल की स्थिति बन रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये जान लेना है कि जब मंथली प्रेडिक्शन में आप देखेंगे, यानी मासिक जो राशिफल मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, चाहे वह लग्न से हो या फिर आपके राशि से हो, तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि कौन से ग्रह जो है वह आपके बर्थ चार्ट के लिए बहुत शुभ होते हैं और कौन से ग्रह आपके बर्थ चार्ट के लिए शुभ नहीं होते हैं, ठीक है। तो गुरु और सूर्य, ये 2 ग्रह आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, क्योंकि यह आपके बर्थ चार्ट में आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं। तत्पश्चात आपको, और मंगल जो है वह आपका लग्नेश है और आपकी राशि का स्वामी है। उसके बाद आपको अशुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुक्र सबसे अशुभ होता है क्योंकि वह सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी होता है। शनि आपके दसम और एकादश का स्वामी है, वह भी आपके बर्थ चार्ट के लिए शुभ नहीं है। उसके साथ ही बुध की भी स्थिति, क्योंकि बुध आपके तृतीय और छठे भाव का स्वामी है, तो वो ग्रह भी आपके लिए शुभ नहीं होता है बाय बर्थ, ठीक है, अगर आपकी मेष लग्न और मेष राशि है तो। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ग्रह जब गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, तो क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल एकादश में बैठकर आपको क्या क्या देने वाला है, ठीक है। आपको अधिकार की प्राप्ति कराएगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको विजय मिलेगी। और इसके गोचरवश जो पॉजिटिव बातें होती हैं, क्योंकि मंगल तृतीय और एकादश का ही कारक माना जाता है और एकादश में ही संचरण कर रहा है, तो आपको अधिकार की प्राप्ति मिल सकती है। विभिन्न तरह के लाभ की स्थिति बन रही है। चूंकि शुक्र भी वहाँ पर युति और संबंध बनाकर बैठेगा, 31 मार्च को कुंभ राशि में ही प्रवेश कर जाएगा और 27 अप्रैल को वह मीन में जाएगा। तो 31 से लेकर 27 अप्रैल तक शुक्र मंगल के साथ वहाँ पर विद्यमान रहेगा। और शनि भी प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में ही। बहुत 2 ग्रह जो बड़े हैं, बृहस्पति और शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वह अप्रैल माह में ही हो रहा है। आपको देखने की ये जो खगोलीय घटना हो रही है, ये बहुत ही एक अद्भुत संयोग लेकर आ रही है कि एक ही महीने में शनि और बृहस्पति अपना घर बदल रहे हैं। बृहस्पति अपनी राशि में प्रवेश मीन में कर रहे हैं, अपनी द्वितीय राशि में, और शनि देव भी अपनी द्वितीय राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपने समझा कि कितना अद्भुत संयोग है। तो शुक्र जब मंगल भी आपको लाभ प्रदान करेगा और शुक्र भी एकादश भाव में बैठकर आपको लाभ की स्थिति से दो चार कराएगा। निश्चित तौर पर आप ये जान लें कि शुक्र आपके सप्तम और द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, आपके कुटुंब का स्वामी है, और सप्तम आपके स्पाउस यानी आपके पति पत्नी का भाव होता है, आपके कार्य क्षेत्र का भी भाव होता है, और वह मंगल के साथ संबंध बना ले रहा है। आपके लग्नेश और आपके राशि के स्वामी के साथ शुक्र की स्थिति बनी हुई है। एकादश में जब भी शुक्र आता है तो बहुत ही अच्छे अच्छे मित्र आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, धन दिलाएगा, धन अन्न सब कुछ आपको शुक्र यहाँ पर दिलाएंगे। अब मंगल के साथ चूंकि संबंध है तो थोड़ा बहुत से आपको रिलेशनशिप में संभल के रहना है। अगर आप मेष राशि और मेष लग्न के जातक हैं तो यानी शुक्र 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक थोड़ा बहुत आपको संभलने की ज़रूरत है। बाकी तो हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, बाकी और चीज़ों में आपको ये लाभ प्रदान कराएंगे ये दोनों ग्रह मंगल और शुक्र। अब
अब आपको हम बताएंगे कि अगर आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य किस स्थिति में विद्यमान है। 14 अप्रैल को मेष राशि में संचरण करेगा। 14 अप्रैल को से लेकर 22 अप्रैल तक 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्यदेव जो है वह आपके मेष राशि में संचरण करें। अपनी उच्च राशि में मेष राशि सूर्य की होती है और वहाँ पर संचरण करेंगे। तो आप सोचिए कि अगर मेष राशि में है तो वह आपके लग्न में रहेंगे और लग्न में ही बुध की भी स्थिति बन रही है, क्योंकि बुध 8 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और 25 अप्रैल को फिर वह वृष में जाएगा और 12 अप्रैल तक बुध की जो स्थिति है वह अस्त वाली रहेगी। यानी 12 अप्रैल को बुध का उदय होगा। तो 12 अप्रैल तक आप ये सोचें कि 14 अप्रैल को सूर्य जा रहा है मेष राशि में और 12 तक बुध है, तो बुधादित्य योग का भी निर्माण ये दो ग्रह आपके यहाँ पर कर रहे हैं। बुध आपके तृतीय और छठे भाव का स्वामी होकर आपके लग्न में बैठ जाएगा, आपके राशि में बैठ जाएगा। और राहु देव भी संचरण कर रहे हैं, तो राहु भी मेष में प्रवेश कर गए हैं। यानी आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ 17 मार्च को, और आज ही के दिन 6:30 बजे प्रवेश हो जाएगा राहु का। राहु मेष में आ जाएंगे। तो यानी सूर्य, बुध और राहु, इनका एक साथ कॉम्बिनेशन अप्रैल माह में 3 ग्रहों का रहेगा। बुधादित्य योग का निर्माण, लेकिन राहु साथ चूंकि सूर्य के साथ बैठा है तो ये एक तरह का दोष भी बनाएगा। तो यहाँ पर आपको 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी, चूँकि उसकी उच्च राशि है लेकिन और वह आपका शुभ ग्रह है, तो सूर्य कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन राहु लग्न में बैठकर आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, मानसिक उद्विग्नता दे सकता है, थोड़ा सा बिना बात के टेंशन दे सकता है, क्योंकि राहु सूर्य की के नक्षत्र कृतिका में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो सूर्य जब भी मेष में आएगा तो अपनी उच्चता का फल देगा और नए संवत्सर की शुरुआत यहाँ पर होती है और आपके लग्न और राशि में बैठकर थोड़ा सा मन में खेद की स्थिति बना सकता है। पेट में कुछ रोग हो सकता है, यात्रा के दौरान कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है। कुछ पॉजिटिव जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह से हो सकता है कि सूर्य मेष में चूंकि राहु के साथ यहाँ पर बैठेगा तो वो स्थिति से आपको मन को थोड़ा सा आहत कर सकता है। बाकी चीज़ों के लिए वह शुभ है, लेकिन आपके मन यानी लग्न में थोड़ी स्थिति बन रही है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत संभलने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके लग्न में ही है और आपके राशि में ही है। तो राहु का उपाय आपको अप्रैल 2022 में करना है। ठीक है, अप्रैल 2022 में चूंकि राहु मेष में ही रहेंगे और 18 महीने तक वक्री रहते हैं और एक ही राशि में रहते हैं, सदैव वक्री रहते हैं, तो इसका फल आपको यहाँ पर पाने के लिए आपको थोड़ा सा उपाय जरूर से करना है। ठीक है, क्योंकि राहु देव जो भी हैं लग्न में बैठकर सूर्य के साथ एक जगह से थोड़ा गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा सब कुछ बहुत अच्छी है तब भी आपको मनोनुकूल फल नहीं देता है और हेल्थ इशू कुछ दे देता है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर राहु और सूर्य एक साथ बैठकर दे सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति क्या फल आपको अप्रैल 2022 में प्रदान करेंगे। गुरु का जो संचरण हो रहा है वह 13 अप्रैल को मीन में अपनी दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु आपके लग्न और आपके राशि से द्वादश भाव में संचरण करेंगे। ठीक है, तो द्वादश भाव में बैठकर यानी आपके का भाग्येश जो है द्वादश भाव में स्थिति बना रहा है। अब द्वादश भाव में आपको क्या करना है, द्वादश भाव में चूंकि उसकी अपनी राशि है, स्वराशि है, तो यहाँ पे धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ा देगा। आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे धार्मिक कार्यों में, लेकिन अगर आप किसी भी कार्य की वजह से यात्रा करते हैं तो उसमें कुछ बाधा दे सकता है गुरुदेव बृहस्पति। जायदाद के मामले अगर उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है या उसे संबंधित डिसीजन आना है तो भी आपको दुख मिल सकता है। ठीक है, तो ये बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है और गुरु जो है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं जिसका स्वामी शनि है, तो वह आपके लिए शनि शुभ नहीं होता है मेष लगन और मेष राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि वह आपके दसम और एकादश भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पर अगर आप कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपको दुख
मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अप्रैल 2022 में। अब इसके बाद आपने सूर्य के विषय में जाना, आपने बृहस्पति के विषय में जाना, जो सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट के लिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी राशि मेष है और आपका लग्न मेष है तो बुध देव आपको क्या प्रदान करेंगे। बुध आपके लग्न चार्ट में लग्न में ही विद्यमान है, राशि के भाव में ही विद्यमान है। तो बुध की जो स्थिति बन रही है उसमें आपको, चूंकि लग्न में है, तो आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट कहाँ रहना है, आपको किसी की भी चुगली नहीं करनी है, कोई भी बात आपको इधर से उधर नहीं करनी है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, क्योंकि राहु भी वहाँ पर बैठा है और साथ में सूर्य भी बैठा है। राहु का जो नक्षत्र है कृतिका है, वह सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। तो सूर्य जैसी ही स्थिति, यानी पंचम भाव, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान कुछ इस तरह से डाइवर्ट हो सकता है जिससे कि आप अगर किसी की चुगली, इनकी चुगली उनसे करते हैं या घर की बात कहीं और करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। अब शनिदेव क्या करेंगे, जब भी गोचर करेंगे तो किस स्थिति में आपको लाभ या हानि प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं और 2.5 वर्ष के बाद अपने घर को बदल रहे हैं, अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भी कुंभ में शनिदेव प्रवेश करेंगे तो आपके लग्न चार्ट से एकादश भाव में शनि की स्थिति बनेगी और तृतीय दृष्टि उसकी आपके लग्न पर भी पड़ेगी, आपके राशि पर भी पड़ेगी। ठीक है, एकादश भाव में बैठकर, चूंकि स्वराशि में यहाँ पर आप अपना संचरण कर रहे हैं, तो स्वराशि में बैठकर शनि आपको लाभ प्रदान करेंगे। बहुत दिनों से अगर किसी भी काम को लेकर आप सोच रहे हैं कि वह आपके फेवर में जाए तो शत्रुओं पर विजय आपको यहाँ पर दिलाएंगे शनिदेव। एकादश में, चूंकि एकादश भाव शनि के लिए बहुत ही पॉजिटिव भाव होता है और साथ में मंगल भी पहले से ही है, सूर्य भी पहले से, शुक्र भी पहले से है। तो शुक्र, मंगल और शनि की यहाँ पर युति 29 तारीख से बनेगी। 29 तारीख को ये 3 ग्रह एक साथ अप्रैल के लास्ट में संचरण करेंगे। तो आपको एकादश भाव में शनि के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देगा। धन का लाभ आपको मिल सकता है और बहुत सारी स्त्रियों का लाभ मिल सकता है, चाहे वो आप कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी भी तरह से आपको स्त्रियों का लाभ मिलेगा। ठीक है, और उससे आपको फ़ायदा लेना है। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो फ़ायदे की स्थिति बनती है और आपको फ़ायदा ले ही लेना है और कोई भी चीज़ सोचनी नहीं है, फटाफट आपको डिसीजन लेना है और वो काम कर डालना है, चाहे वह संपत्ति से रिलेटेड मामले हों या फिर कोई मान सम्मान, कोई इस तरह के अवार्ड मिलने की चीज़ें हों। तो इस तरह से शनि आपको यहाँ पर दिला सकता है। और शनि जब भी गोचर करता है एकादश में तो वो आपकी आशाओं और इच्छाओं से आपको दूर करता है जब एकादश में वह संचरण करेगा, क्योंकि शनि जो है एकादश में बैठेगा और वह, चूंकि शनि पापी ग्रह है, ठीक है, तो वह आप अपने शुभ फल के साथ, अगर आपके बर्थ चार्ट में शुभ फल दे रहा है, शुभ भाव में बैठा है, तो उसके साथ साथ आपको अपनी नेगेटिविटी को भी तो देगा। हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जब भी गोचर के विषय में या फिर अपने बर्थ चार्ट में कोई प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो ग्रह को देख लें, कौन सा ग्रह, अगर राहु है, शनि है, तो वो अब खराब ग्रह है तो अपने खराब पक्ष को भी रखेगा, और अगर वह शुभ भाव का स्वामी है तो उस पक्ष को भी बहुत ही मजबूती के साथ रखेगा। लेकिन अगर शुभ भाव का स्वामी नहीं है तो एक्चुअली पहले से खराब है, जैसे कहावत कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, तो यही स्थिति हमारे ग्रहों की भी होती है। तो शनि जो है एकादश में बैठकर वह आपके आशाओं और इच्छाओं से आपको दूर करेगा। ठीक है, शास्त्रीय विषयों का अध्ययन आप कर सकते हैं, खोजबीन के मामले, अगर इस तरह की कोई हिस्टोरिकल चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसके लिए समय जो है बहुत ही अनुकूल है। ठीक है, अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल की जो स्थिति है शनि के साथ, अब चूंकि देखिए 29 तारीख के बाद से दोनों ग्रह एक साथ आ जाएंगे, शनि और मंगल। ठीक है, तो इस समय आपके मित्र कोई खास हो या फिर कोई अपरिचित व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो उससे आपको सतर्क रहना है, बहुत सावधानी बरतनी है। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल भी यहाँ पर आपको 17 मई तक रहने वाला है। 17 मई तक, 29 अप्रैल से लेकर 17 मई तक अपने विश्वास आपको नहीं करना है कोई, क्योंकि मित्र आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, चाहे कोई अपरिचित व्यक्ति आकर आपके साथ विश्वासघात
कर सकता है, ठीक है, और उसको लेकर आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है। तो इस गोचर काल में आपको, ठीक है, आपको सावधानी बरतनी है। और अगर चूंकि शनि स्वगृही है तो शनि तो बैलेंस करेगा, बट मंगल जो है वह शनि की राशि में है, तो यह इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेगा। अब केतु के विषय में मैं बताऊंगी। केतु भी तुला राशि में संचरण करेंगे अप्रैल 2022 में, चूंकि वह आ गए हैं अप्रैल 2022 में, 17 अप्रैल को ही ट्रांजिट कर गए हैं तुला राशि में, 17 मार्च को, सॉरी, तो 17 मार्च से वह 18 महीने तक एक राशि में रहेंगे। राहु और केतु 18 महीने तक संचरण करते हैं एक राशि में और सदैव वक्री का ही प्रभाव देते हैं। चूंकि केतु का जो नक्षत्र है वह विशाखा नक्षत्र में संचरण कर गया है तुला राशि में, और उसका स्वामी जो है वह बृहस्पति है। तो केतु के पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि केतु बृहस्पति की राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में वह उच्च का होता है, उच्च का फल देता है, उसकी स्वराशि है और बृहस्पति उसका स्वामी है नक्षत्र का। तो केतु अब चूंकि आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु आपके लग्न में है, केतु सप्तम में है, तो सप्तम में बैठकर आपको कुछ नुकसान की स्थिति बना सकते हैं। शुक्र के घर में है और आपको बहुत सावधानी रखनी है नुकसान से बचने के लिए। आपको केतु से संबंधित चीज़ों का दान करना है, जप करना है, ठीक है, जिससे कि वो लाभ आपको दे सके। और राहु जब तक सूर्य के साथ है और मंगल जब तक शनि के साथ है अप्रैल 2022 में, और मई तक भी मंगल और शनि एक साथ हैं, तो इसके लिए आपको उपाय कर लेना है, ठीक है। शनि का उपाय कर लीजिए, केतु का उपाय कर लीजिए, और गणेश आराधना आपको जरूर से करनी है, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। और ये जो अभी मेष राशि वाले जातकों के लिए बर्थ चार्ट में कुछ इस तरह की स्थिति कंडीशन बन रहा है, ग्रही योग जो बन रहे हैं, उससे आपको लाभ मिल सके और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक कर सके, ठीक है। तो ज़रूर से आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।